नमस्कार। राजेश सर हिंदी चैनल में आपका फिर स्वागत है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, खासतौर से उच्च माध्यमिक माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षाएं जो हिंदी विषय को लेकर जो परीक्षार्थी बैठ रहे हैं, इसके अलावा जो सामान्य विद्यार्थी भी हिंदी के हैं, उनके लिए हिंदी साहित्य लेखन और उसका इतिहास एक महत्वपूर्ण विषय है। तो आज मैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन पर चर्चा करूंगा। वैसे 19वीं सदी से पहले ही विभिन्न कवियों और लेखकों द्वारा अनेक ऐसे ग्रंथों की रचना हो चुकी थी जिसमें हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त और कृतित्व का परिचय दिया गया है। ध्यान रखना, 84 वैष्णवों की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल, कविमाल, कालिदास हजारा आदि रचनाएं मिलती हैं, किंतु इनमें कालक्रम, सन संबद्ध आदि का अभाव होने के कारण इन्हें इतिहास की संज्ञा नहीं दी जा सकती। वस्तुतः अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास, ध्यान रखना, नोट भी करना, एक फ्रांस के एक विद्वान थे, गारगा द तासी। उनसे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रारंभ माना जाता है। उन्होंने फ्रेंच भाषा में एक किताब लिखी, उसका नाम था हिस्toire de la littérature हिंदुस्तानी। एक बार फिर सुन लें, हिस्toire de la littérature हिंदुस्तानी, जिसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण क्रम के अनुसार प्रस्तुत किया। उसका पहला भाग 1839 में और दूसरा भाग 1847 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद उसका दूसरा संस्करण भी इन्होंने प्रकाशित किया। 3 खंडों में विभक्त करते हुए पर्याप्त संशोधन परिवर्तन किया गया। इस ग्रंथ का महत्व इस दृष्टि से है कि इसने हिंदी काव्य का सर्वप्रथम इतिहास प्रस्तुत करने का प्रयास किया तथा कवियों की रचना काल को निर्देशित किया। अन्यथा कवियों को कालक्रम के स्थान पर अंग्रेजी वर्णक्रम से प्रस्तुत करना, काल विभाजन और युगीन प्रवृत्तियों के विवेचन का कोई प्रयास न करना, हिंदी के कवियों में इतर भाषाओं का घुला मिला देना आदि त्रुटियां भी इसमें हैं। तासी की परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय शिवसिंह सेंगर को है। इन्होंने शिवसिंह सरोज नाम से 1000 भाषा कवियों के जीवन चरित्र, उनकी रचनाओं का वर्णन किया। 1883 में किताब आई। कवियों के जन्म काल, रचना काल आदि के संकेत भी उन्होंने दिए। यह दूसरी बात है कि वे विश्वसनीय नहीं है। इतिहास के रूप में इस ग्रंथ का भी महत्व अधिक नहीं है, किंतु फिर भी इसमें उस समय तक उपलब्ध हिंदी कविता संबंधी ज्ञान को संकलित तो कर ही दिया था। अब महत्वपूर्ण बात आती है, 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज ग्रियर्सन, ध्यान रखना, जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित उन्होंने किताब लिखी, द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। फिर से सुन लें, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो नाम से इतिहास ना होते हुए भी सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जा सकता है। इसमें लेखक ने कवियों और लेखकों का कालक्रम के अनुसार वर्गीकरण करते हुए उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट करने का प्रयास किया। उनके काल विभाजन संबंधी प्रयास के गुण दोषों पर आगे अलग से विचार करूंगा, मैं बताऊंगा किसी दिन। किंतु यहाँ इतना अवश्य कहा जा सकता है कि हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के स्वरूप और विकास के संबंध में जिस दृष्टिकोण का परिचय ग्रियर्सन ने दिया, वह उसके बाद के जो इतिहासकार हैं उनके लिए पथ प्रदर्शक यानी मार्गदर्शक सिद्ध हुआ। मुख्य बात यह है कि उन्होंने हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित करते हुए स्पष्ट किया कि इसमें ना तो संस्कृत प्राकृत को सम्मिलित किया गया है और ना ही अरबी फारसी को। ये शुद्ध हिंदी के कवियों को उन्होंने शामिल किया है। भले ही प्राकृतिक कभी बोलचाल की भाषा रही हो, पर आधुनिक भाषा के अंतर्गत उसको नहीं शामिल किया जा सकता है, ऐसा उनका जॉर्ज ग्रियर्सन का मानना था।
इसके अलावा उन्होंने उर्दू को तो शामिल किया, लेकिन अरबी फारसी वालों को शामिल नहीं किया। इसी परंपरा को, जो इतिहास लेखन की परंपरा है, उसको आगे बढ़ाया मिस्र बंधुओं ने। ध्यान रखना, मिस्र बंधुओं द्वारा रचित मिस्र बंधु विनोद। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 3 भाई थे, उनके नाम इस समय मुझे याद नहीं आ रहे हैं। गणेश मिश्र, और किसी दिन किसी और वीडियो में उल्लेख कर दूंगा। तो मिस्र बंधु विनोद 4 भागों में प्रकाशित है। इसमें पहले 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। मिस्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ को इतिहास की संज्ञा न देते हुए भरसक इस बात का यत्न किया कि वह आदर्श इतिहास सिद्ध हो। इसे परिपूर्ण और सुव्यवस्थित बनाने के लिए उन्होंने एक ओर इसमें लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया और दूसरी ओर इसे 8 से अधिक कालखंडों में विभाजित कर दिया। पूरे काल को, पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को 8 भागों में बांट दिया। इस क्षेत्र में इनके जो पहले के इतिहासकार हैं, उनको ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई थी इस मामले में। इतिहास के रूप में इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि इसमें कवियों के विवरणों के साथ साथ उनके साहित्य के विभिन्न अंगों पर पर्याप्त प्रकाश उन्होंने डाल दिया। किंतु काव्य समीक्षा में परंपरागत जो सिद्धांत थे और पद्धति थी, उनका अनुसरण इन्होंने किया है। लेकिन इससे ये जरूर हुआ कि इस किताब ने आने वाले इतिहासकारों के लिए एक आधार ग्रंथ, एक बेस तैयार कर दिया। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है वो है हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में जो सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। आपको पता होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। उन्होंने 1929 में एक ग्रंथ प्रकाशित किया, हिंदी साहित्य का इतिहास। आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें, उस समय काशी से प्रकाशित होने वाली एक पत्रिका थी, नागरी प्रसारणी पत्रिका। उस पत्रिका ने एक किताब लिखी, हिंदी शब्द सागर। उस हिंदी शब्द सागर किताब की भूमिका लिखी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। उस भूमिका को ही हिंदी साहित्य का इतिहास माना गया। हिंदी शब्द सागर, कितनी मजेदार बात है कि जिस किताब की भूमिका ही इतनी फेमस हो, वो किताब उतना महत्व नहीं रहा उस किताब का, तो भूमिका के रूप में उन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास। ध्यान रखना। इसको आगे थोड़ा सा और परिवर्धित और विस्तृत भी किया गया। तो इसकी जो शुरुआत होती है बड़ी मतलब एक कॉमन सेंस की अच्छी बात है। इन्होंने लिखा है कि प्रत्येक देश का इतिहास वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। समझ रहे हैं आप कि जो इतिहास, जो साहित्य है, वह वहाँ की जनता के मन का प्रतिबिंब होता है। अच्छी बात है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन भी होगा। जनता की जो प्रवृत्तियां हैं, जब वो बदलेंगी तो साहित्य भी बदलेगा, क्योंकि जो जनता की प्रवृत्तियों का इतिहास ही साहित्य है। आज के समय में जो हम कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है, समाज जैसा होगा वैसा ही दिखेगा साहित्य में। तो वही रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि जनता की चित्तवृत्तियां जैसी होंगी, मनोवृत्तियां जैसी होंगी, वैसा ही साहित्य लिखा जाएगा। और चित्तवृत्ति में परिवर्तन होगा तो साहित्य में भी परिवर्तन होगा। जनता की चित्तवृत्ति राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक, धार्मिक किसी भी अनुसार से बदल सकती है। आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित व सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य के विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि उन्होंने साहित्य इतिहास को साहित्यालोचन से मुक्त करके एक अलग परंपरा बनाई। साथ ही उन्होंने साहित्य के मूल विषय का आरंभ करने के पूर्व ही काल विभाग के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास को 4 स्पष्ट खंडों में, जिसे आज हम जानते हैं 4 भागों में विभाजित किया। वो रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल, उसको उन्होंने वीरगाथा काल कहा, भक्ति काल, फिर रीति काल, इस तरह से। आचार्य शुक्ल की एक और विशेषता है, पूरे भक्ति काल को जो 4 भागों में बांटा है उसे उन्होंने दार्शनिक और धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित कर दिया। उन्होंने इस बात के मतलब जो नियम थे उस समय साहित्य के, उनमें निर्गुण धारा और सगुण धारा के रूप में, फिर राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति धारा आपने पढ़ा है,
में विभक्त करके न केवल साहित्य के आलोचकों के लिए एक आधार दिया, बल्कि साहित्य के अनुसंधान करने वालों के लिए भी एक मार्ग प्रशस्त कर दिया उन्होंने। इतिहासकार के रूप में आचार्य शुक्ल की सबसे बड़ी विशेषता है कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्त के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता देना। उन्होंने कवि का मूल्यांकन न करके उनकी रचनाओं का मूल्यांकन करने का प्रयास किया है। तो कहना चाहिए कि मिश्र बंधु विनोद के ऊपर काफ़ी इनके रामचंद्र शुक्ल का काफ़ी प्रभाव मिश्र बंधु विनोद का रहा है रामचंद्र शुक्ल पर। तो ये आज के समय में प्रमुख रूप से जो साहित्य इतिहास लेखन है वो रामचंद्र शुक्ल का ही मान है। इसके बाद आचार्य शुक्ल के इतिहास लेखन के लगभग एक शताब्दी बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस क्षेत्र में अवतरित हुए। उनका हिंदी साहित्य की भूमिका का एक किताब है, हिंदी साहित्य की भूमिका, क्रम और पद्धति की दृष्टि से इतिहास के रूप में प्रस्तुत है, किंतु उसमें स्वतंत्र लेखों से कुछ ऐसे तत्व निष्कर्षों का प्रतिपादन मिलता है जो इतिहास लेखन के लिए नई दृष्टि देते हैं, नया आधार देते हैं। तो हिंदी कई लोग कहते हैं, ऐसा कहा जाता है हिंदी में कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो इतिहास लिखा वो रामचंद्र शुक्ल के इतिहास लेखन के विरोध में लिखा या काफ़ी परिवर्तित कर दिया, लेकिन बेस वही है। जो हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी उसी पर चली। हिंदी साहित्य की भूमिका के अंतर आचार्य द्विवेदी की इतिहास संबंधी कुछ और किताबें भी लिखी उन्होंने, जैसे हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल आदि रचनाएं उन्होंने लिखी, जिसमें उन्होंने अपने विचारों को अधिक व्यवस्थित करने का प्रयास किया है। इसी क्रम में आचार्य द्विवेदी के साथ साथ इस क्षेत्र में एक और नाम उभर के आया, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। उन्होंने एक किताब लिखी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। यह किताब संभवतः 1937-38 के लगभग प्रकाशित हुई। में इन्होंने पूरे काल को कालावधि में विभाजित कर दिया। इतना जरूर है कि इन युगों और धाराओं के नामकरण के किंचित परिवर्तन करके उन्हें इन्होंने रामकुमार वर्मा सरल रूप दे दिया। निर्गुण ज्ञानाश्री शाखा, निर्गुण प्रेम मार्गी शाखा जैसे लंबे लंबे नामों के स्थान पर उन्होंने संत काव्य, प्रेम काव्य आदि का प्रयोग किया। समझ रहे हैं आप? जैसे निर्गुण जो ज्ञानाश्री शाखा जिसको संत काव्य कहा गया, जो प्रेमाश्री शाखा जिसको इन्होंने प्रेम काव्य के नाम से इन्होंने वीरगाथा काल को चारण काल की संज्ञा देने के अतिरिक्त उससे पूर्व एक संधि काल और जोड़ा इन्होंने। ध्यान रखना, वीरगाथा काल को रामकुमार वर्मा ने चारण काल कहा है। ये चीज़ें दिमाग में रखने वाली। यद्यपि इस समय तक अपभ्रंश और हिंदी का भेद भली भांति स्पष्ट हो चुका था और स्वयं डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दोनों का भिन्न भिन्न माना, दोनों को माना कि दोनों अलग अलग भाषाएं, अपभ्रंश और हिंदी। फिर भी अपभ्रंश के सिद्ध जैन व नाथपंथी जो कवि थे उनको उन्होंने हिंदी साहित्य में स्थान जरूर दिया है। तो इतिहास लेखन की जो परंपरा है वह धीरे धीरे विकास करती रही। इसके बाद और कुछ लोगों ने भी इतिहास लिखने का प्रयास किया। नागरी पिचाणी सभा जो बनारस में है और जो पत्रिका निकालती थी उस समय, उसने भी हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास लिखा। इसके अलावा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने भी हिंदी साहित्य इतिहास का संपादन किया। उन्होंने हिंदी साहित्य को 3 भागों में बांटा, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। फिर मध्यकाल को ही 2 भागों में व्यक्त किया गया, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, जिसको भक्तिकाल और रीतिकाल के नाम से जानते हैं। तो ये महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ ऊपर लिखे गए। इन सब का विवेचन ने इतनी कम समय में तो संभव नहीं है, लेकिन उनका परिचय जरूर मैंने देने का प्रयास किया है। और थोड़ी सी बात करते हैं। कुछ और लोग भी हैं, जैसे डॉक्टर भगीरथ मिश्र, उन्होंने हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास लिखा। डॉक्टर नगेंद्र ने रीति काव्य की भूमिका लिखी। श्री परशुराम चतुर्वेदी, इन्होंने भी कुछ लिखने का प्रयास किया हिंदी साहित्य में। प्रभुदयाल मीतल, विजयेंद्र स्नातक, राधा वल्लभ संप्रदाय के ऊपर इन्होंने लिखा। शिव प्रसाद मिश्र, इसके अलावा और भी लोग हैं, टीकम सिंह तोमर, इन्होंने हिंदी वीर काव्य, और मुझे याद आते जा रहे हैं,
लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, सियाराम तिवारी, जो हिंदी इतिहास लेखन में सक्रिय रहे, इन्होंने लिखा है। तो कहने का मतलब ये है कि इस गारगद ताशी से लेकर अब तक की जो परंपरा में जो लिखा गया, ये लगभग 1 शताब्दी या 1.5 शताब्दी लगभग इतिहास लिखा गया, उसको अनेक दृष्टियों, रूपों और पद्धतियों का आकलन और समन्वय करता हुआ जो मतलब संतोषजनक प्रगति कर रहा है साहित्य का इतिहास लेखन। और आधुनिक समय में भी कुछ लोग इतिहास लेखन में संलग्न हैं, तो जिनका मूल्यांकन आगे लोग करेंगे। फिलहाल हमारा उद्देश्य है सिर्फ कि आपको संक्षिप्त रूप से हिंदी साहित्य का इतिहास, जो लेखक हैं और इतिहास की जो किताबें हैं, उनसे आपका परिचय हो। तो आगे किसी और वीडियो में किसी और बात को लेके, हिंदी काव्य विधाएँ, हिंदी गद्य विधाएँ, मैं आपके सामने प्रस्तुत होता रहूँगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें दूसरों को, ताकि लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिले। नमस्कार।